मैंने भैया को मैसेज किया और कहा, आप बेहद खूबसूरत हैं। मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही अजीब सा महसूस होने लगता है। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या पागल, ऐसा क्या महसूस होने लगता है? मैंने जवाब दिया, नहीं भैया, रहने दीजिए, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने तुरंत कहा, प्लीज अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। मैंने कहा, अरे रहने दीजिए भैया प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पागल, कैसी शर्म, हम तो दोस्त है ना, अब तो बता ही दो, तुम्हें मेरी कसम। मैंने थोड़ी झिझकते हुए कहा, अरे यार नाजिया बाजी, आप तो हमेशा ब्लैकमेल करती रहती हैं। उन्होंने फिर कहा, अब बताओ या मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है भैया, बता रहा हूँ। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या पागल, सच में ऐसा होता है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, हाँ भैया। उन्होंने छेड़ते हुए पूछा, अच्छा फिर उस समय तुम क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं भैया, बस चुपचाप रहता हूँ। वो हंसते हुए बोली, झूठे, मुझे सब पता है, लड़कियाँ क्या करते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या करते हैं लड़की, आपको कैसे पता? वो बोली, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुमने भी तो मुझे पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा, भैया मैंने तो पूरी बात बता दी। उन्होंने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारा दिल क्या करता है? मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, भैया ऐसी बातें मत कीजिए, बहुत कुछ करने का मन करता है, पर आपके सामने बोलने में शर्म आ रही है। उन्होंने मजाक में कहा, अरे नंदनी, तुम्हारा दिल तो बड़ी जोर से धड़क रहा है। मैंने कहा, हाँ भैया, जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। उन्होंने पूछा, वाकई? मैंने कहा, हाँ भैया, आपकी बातों से ही ऐसा हुआ है। उन्होंने थोड़ा संजीदा होकर कहा, ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, ये तो मीठा सा दर्द है, अच्छा लगता है। फिर अचानक उन्होंने कहा, नंदनी एक काम करोगे? मैंने पूछा, जी भैया बोलिए। वो बोली, अपनी इस हालत की एक पिक्चर लेकर मुझे भेज दो। मैंने हैरानी से पूछा, भैया आप क्या करेंगी पिक्चर देखकर? वो हंसते हुए बोली, यार तुम भेजो तो सही। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, कैसे भेजूं भैया, कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। उन्होंने हंसकर कहा, अरे पागल, बाथरूम में जाकर 2 मिनट के लिए फोटो खींच लो। मैंने फिर पूछा, भैया आप क्या करेंगी तस्वीर देखकर? उन्होंने कहा, यार तुम बस भेजो। फिर मैंने बाथरूम में जाकर 3 तस्वीरें बनाई और भैया को भेज दी। उन्होंने तस्वीरें देखने के बाद 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, तो उनका जवाब आया, नंदनी एक बात तो बताओ, ये तस्वीरें तुम्हारी हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजी हैं? मैंने कहा, भैया आप कसम ले लो, ये मेरी ही तस्वीर है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? वह बोली, नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी तस्वीर है। यार भैया आपकी कसम, ये मेरी ही तस्वीर है। मैंने फिर से कहा। भैया ने कहा, तुम तो इतने छोटे हो, फिर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुम्हारी इस तस्वीर ने तो मेरी हालत खराब कर दी है, अब तुम कुछ करो प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, भैया भला मैं क्या कर सकता हूँ? वह बोली, ठीक है, तुम जल्दी ऊपर छत पर आ जाओ। जैसे ही मैं छत पर पहुँचा, अचानक भैया ने मुझे स्टोर रूम में खींच लिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और रोमांचक कहानी में। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम नंदनी है और मैं कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ। यह घटना तब की है जब मेरी उम्र 24 साल थी, यानी आज से करीब 5 साल पहले। हमारी फैमिली के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी जो उस समय 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे वह किराए का मकान था और उसमें हमें रहते हुए लगभग 9 साल हो गए थे। मकान मालिक हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे और हम नीचे के फ्लोर पर।
मकान मालिक की फैमिली में एक अंकल, आंटी और उनकी 3 बेटियां थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी नंदनी की करीब 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी और वह अपने 1 साल के बेटे के साथ अपने पापा के घर ही रहती थी। नंदनी की उम्र 30 साल थी और वह काफी खूबसूरत थी। उनके पति से रिश्ते ठीक नहीं रहे, जिसकी वजह से तलाक हो गया और वह अपने मायके लौट आईं। दूसरी बहन आशा की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ दुबई में रहती थी। वह हर साल अपने बच्चों और पति के साथ मिलने आ जाया करती थी। तीसरी बहन रिया कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहनें बेहद खूबसूरत थीं। मैं नंदनी को प्यार से नाजो कहता था और वह भी मुझे छोटे भाई की तरह मानती थी। उनका कोई भाई नहीं था और उनके पिता मम्मी अंकल एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी मम्मी भी बेहद नेक दिल इंसान थी। मनोज अंकल हमारी फैमिली का बहुत ख्याल रखते थे। किराए में अगर कभी देर हो जाती थी तो वे कभी नाराज नहीं होते और हमेशा कहते थे, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनका रवैया हमेशा हमारे प्रति बेहद अच्छा था। इसी कारण हम भी उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते थे। अक्सर उनके घर के छोटे मोटे काम जैसे बाजार से सामान लाना मैं ही कर दिया करता था। उनका घर भी मेरे लिए अपने घर जैसा ही था और उनका परिवार भी हमें बहुत अपना मानता था। मनोज अंकल का काम ऐसा था कि वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। कई बार तो 2-3 दिन तक घर नहीं आते थे। अब असली कहानी पर आते हैं। ये कहानी मेरी और नंदनी भैया की दोस्ती की है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच ऐसा कुछ होगा। नाजिया भैया शादी से पहले भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी और बच्चे के बाद तो उनकी खूबसूरती और निखर गई थी। हालांकि मैंने उन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा था, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़ी थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं इस मामले में थोड़ा ज्यादा ही जज्बाती था, लेकिन किसी से तन्हाई में मिलने का तजुर्बा कभी नहीं हुआ था। मैं तो अक्सर रोमांटिक फिल्में देखकर ही अपने ख्वाबों को पूरा करता था, वो भी कभी कभार। दिल में जरूर चाहत थी कि किसी से दोस्ती करूं, लेकिन डरता बहुत था। फिर मेरी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई और ये ख्वाहिश पूरी की थी भैया ने। हुआ यूं कि भैया के पास एक पुराना स्मार्टफोन था जो अक्सर हैंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरा फोन बहुत परेशान कर रहा है, ये बहुत हैंग हो रहा है, क्या तुम इसे देख सकते हो? मैंने उन्हें बताया कि फोन की मेमोरी फुल हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है और फॉर्मेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस फोन में बहुत सारा डाटा है और वो डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा, जी हाँ, डाटा तो डिलीट होगा, लेकिन आप उसे किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी कर सकती हैं। उन्होंने हामी भरी और अगले दिन मुझे फोन दे दिया, कहकर कि उन्होंने सारा डाटा कॉपी कर लिया है और अब मैं फोन फॉर्मेट कर दूं। मैंने फोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद जब मैं फ्री हुआ तो फोन को ऑन किया और फॉर्मेट करने ही वाला था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि एक बार फाइल मैनेजर चेक कर लूं, कहीं कोई जरूरी फाइल तो नहीं छूट गई। तभी मेरी नजर एक फोल्डर पर पड़ी जिसमें काफी डाटा मौजूद था। मैंने सेंड आइटम्स के फोल्डर को ओपन किया और जो देखा उसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। उसमें भैया की कई तस्वीरें थीं जो उन्होंने किसी को भेजी थीं। रिसीव वाले फोल्डर में भी कुछ तस्वीरें थीं जो उनके एक कजिन फूलों की थीं, जिसे मैं भी जानता था। फूलो दुबई में रहता था और शादीशुदा था, लेकिन उसने भैया को अपनी वैसी तस्वीरें भेजी हुई थीं। आज ये सब देखकर मैंने जल्दी से वो तस्वीरें अपनी पेन ड्राइव में सेव कर ली और फिर फोन को फॉर्मेट कर दिया। रात को जब मैं घर पहुंचा तो भैया ने फौरन फोन के बारे में पूछा। मैंने उन्हें फोन लौटा दिया और कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि कुछ डाटा फॉर्मेट हो गया था। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक गई और घबराते हुए मुझसे पूछने लगी, क्या तुमने वो डाटा देखा? मैंने जानबूझकर कहा, हाँ, मेरी नजर पड़ गई थी जब मैं फॉर्मेट कर रहा था। मैंने फोन फॉर्मेट किया था और भैया के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखी, लेकिन वह बिना कुछ कहे फोन लेकर चली गयी। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि शायद मुझे यह बात नहीं बतानी चाहिए थी कि मैंने डाटा ओपन किया था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती कर दी। अगले 1-2 दिन यूं ही बीत गए, लेकिन मैंने देखा कि भैया मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। यह देखकर मैं और डर गया कि शायद उन्हें यह बात कुछ ज्यादा बुरी लगी है।
2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भैया को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और पूछा, ऐसी क्या बात हो गई है भैया जो आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं? उन्होंने थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें फोन नहीं देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, मैंने जानबूझकर फोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया। आप परेशान मत हो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। यह सुनकर उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन वह बार बार पूछने लगी, तुमने कौन सी तस्वीर देखी थी? मैं इस सवाल को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लगातार पूछने लगी। आखिरकार उनके बहुत जोर देने पर मुझे बताना पड़ा, मैंने आपकी और फूलों की वह तस्वीर देखी थी। यह सुनते ही वह थोड़ा चौंक गई और फिर उनका कोई मैसेज नहीं आया। मैं काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा, फिर अपने कामों में मसरूफ हो गया। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, रात के करीब 1 बज चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। देखा तो वह भैया का था। उन्होंने लिखा, हेलो नंदिनी, कैसे हो? मैंने जवाब दिया, जी बाजी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, सब खैरियत तो है ना? इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक है ना? भैया ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है भैया, मुझे बताइए। उन्होंने कहा, नंदिनी, मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है। तुम्हें मेरी प्राइवेट तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मेरे छोटे बहन जैसे हो और तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा, भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं वह फोल्डर कभी नहीं खोलता। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए, यह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। वह कहने लगी, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? तुम अभी बच्चे हो, कहीं मजाक में किसी से कह दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, भैया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन एक बार अपनी मम्मी की कसम खाकर बताओ कि तुमने मेरी कोई भी तस्वीर कहीं और सेव तो नहीं की है। यह सुनकर मैं डर गया, लेकिन अपनी अम्मी की झूठी कसम खा ली और कहा, नहीं बाजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नंदिनी ने कहा, चलो ठीक है, अब मेरी टेंशन कम हो गई है, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कहा, ठीक है बाजी। फिर मैंने पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, हाँ पूछो। मैंने पूछा, क्या फूलो आपसे शादी करना चाहते हैं? नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। फूलो तो पहले से ही शादीशुदा है। मैंने बाजी से कहा, मैं उससे शादी क्यों करूँगी, वह तो मेरा कजिन है। हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बातें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। मैंने माफी मांगते हुए कहा, अच्छा बाजी, सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप दोनों तस्वीर में काफी करीब लग रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वह आपसे शादी करना चाहते हैं। नंदिनी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वह दुबई में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फोन पर बातें हो जाती हैं। हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं बाजी, बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा बाजी, आप आराम कर लो और इन सारी बातों को छोड़ दो। नंदिनी ने कहा, ओके, तुम भी सो जाओ, फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद मैं बाजी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। अगले दिन वही रूटीन के काम चलते रहे और दिन गुजर गया। रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ बाजी की तस्वीर के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक फोन बजा और उनका ही मैसेज आया। उन्होंने लिखा, नंदिनी कैसे हो? मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भैया, और आप अभी तक सोई नहीं? वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए तुम्हें मैसेज कर दिया। मैंने पूछा, कैसा डर लग रहा है बाजी? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने की कोशिश कर रहा था। वह बोली, अच्छा ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा? मैंने कहा, कुछ नहीं बाजी। वह जिद करते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे बताओ प्लीज। मैंने जवाब दिया, अरे बाजी ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाइए। लेकिन वह कसम देने लगी, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा? मैंने कहा, बाजी आप कसम मत दिया करो,
प्लीज। सच कहूँ तो मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वह बोली, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, बाजी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, बस यही वजह है। वह कहने लगी, देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुम यह सब कभी नहीं भूल पाओगे। अब तो तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी है, अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मैंने कहा, अरे बाजी, कोई बात नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। दरअसल मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए मेरे लिए यह सब नया है। बाजी ने कहा, झूठे इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कभी किसी और लड़की को न देखा हो? मैंने कहा, बाजी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो किसी भी कसम की बात कर सकती हैं। भैया ने हंसते हुए कहा, आजकल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के तो बच्चे भी बहुत समझदार हो गए हैं, कैसे हो सकता है कि तुमने किसी लड़की को न देखा हो? मैंने कहा, भैया, मेरा मतलब है कि तस्वीरें और वीडियो तो देखे हैं, लेकिन वह उन औरतों की थी जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। आपको तो मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। वह पूछने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं भैया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, स्कूल की कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनसे बस नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की। बाजी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं। उन्होंने फोन तो काट दिया, लेकिन मैं बहुत बेचैन हो गया। अब तो कई दिनों से बाजी से रोज रात को चैट हो रही थी। हमारी बातें लंबी चलने लगी थी और हम एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करने लगे थे। एक रात चैट के दौरान बाजी ने फिर वही सवाल किया, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने जवाब दिया, नहीं बाजी, सच में नहीं है, मैं इन सब चीजों से डरता हूँ और वैसे भी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। बाजी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, आजकल लड़कियों को पैसे से पटाया जा सकता है, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती, कुछ लड़कियों को बस सच्चा प्यार चाहिए होता है। मैंने पूछा, सच्चा प्यार क्या होता है बाजी? बाजी बोली, वह प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं और एक दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन ऐसा प्यार तो शादी के बाद ही हो सकता है ना? बाजी ने कहा, नहीं, शादी से पहले भी लोग प्यार करते हैं, जैसे मैंने किया था अपने पति से। मैंने पूछा, फिर आपकी तलाक क्यों हो गई? वह थोड़ी चुप हुई और फिर बोली, यह लंबी कहानी है, मेरे पति का ध्यान दूसरी लड़कियों पर ज्यादा था, वह मुझसे दूर होता गया, जब मुझे उसकी जरूरत होती तो वह मना कर देता और जब उसे खुद की जरूरत होती तो फौरन बुला लेता। मैंने पूछा, किस जरूरत की बात कर रही हो बाजी? वह हंसकर बोली, उफ, तुम पूरे बच्चे हो, मियाँ बीवी वाली जरूरत की बात कर रही हूँ। ओह, वो वाली जरूरत? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ पागल, वही, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, और भी कई कारण थे, पर सबसे बड़ी वजह यही थी। मैंने कहा, बाजी, आप सही कह रही हो, आप में तो कोई कमी नहीं है, आप तो बहुत खूबसूरत हो। वह आदमी पागल था जो आपकी कदर नहीं कर सका। वह हंसकर बोली, सच में? क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। फिर बाजी ने कहा, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, बेटे के बाद मेरा शरीर बदल गया है। मैंने कहा, नहीं बाजी, आप अब भी बेहद खूबसूरत हो। वह हंसी और बोली, अच्छा, तुम्हें मेरे बारे में सोचकर कुछ होता है? हाँ, मैंने शर्माते हुए कहा, क्या होता है, बताओ तो सही। नहीं बाजी, रहने दो। वह बोली, नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना मैं बात नहीं करूँगी। अरे बाजी, आप भी ना, आप बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। वह बोली, चलो अब बता दो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। आखिरकार मैंने कहा, जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में हलचल होने लगती है। वह हंसकर बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाजी। फिर वह बोली, चलो अब एक और बात बताओ, जब तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं बाजी, क्या करूँगा? मैंने जवाब दिया, झूठे, मुझे पता है लड़के क्या करते हैं। वह बोली, क्या करते हैं? मैंने पूछा। वह बोली, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात बताई है? अरे बाजी, बताओ तो सही। मैंने मिन्नत की। वह बोली, ठीक है, लेकिन तुम गुस्सा मत करो, बस यह बताओ, फिर तुम्हारा क्या दिल करता है? बाजी,
प्लीज ऐसी बातें मत करो। बहुत कुछ करने को दिल करता है, लेकिन आपसे कहने में शर्म आ रही है। मैंने घबराते हुए कहा। वह हंस पड़ी और बोली, नंदिनी, तुम्हारा दिल क्यों जोर से धड़क रहा है? उस रात का वाकया मेरे लिए काफी डरावना था। बाजी और मेरे बीच हमेशा से अच्छी दोस्ती थी। वो मुझसे मजाक करती रहती थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बाजी ने मुझसे पूछा, नंदिनी, क्या तुम्हें भी कभी दिल तेज धड़कने लगता है जब कुछ खास होता है? मैंने जवाब दिया, हाँ भैया, अभी आपकी बातों से ही ऐसा हो रहा है। भैया ने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, छोड़ो अब। थोड़ी देर बाद भैया ने कहा, अच्छा नंदिनी, एक काम करो, अपनी एक तस्वीर भेजो मुझे। मैंने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, बाजी, मैं कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे पागल, बाथरूम में जाओ ना 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा भैया क्या करेंगी तस्वीर देखकर, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मानी और बाथरूम में जाकर 3 तस्वीरें खींचकर भेज दी। जब मैंने तस्वीरें भेज दी, भैया ने 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने खुद उनसे पूछा, बाजी क्या हुआ? भैया का जवाब आया, नंदिनी, एक बात बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी ही है या इंटरनेट से डाउनलोड की है? मैंने कहा, बाजी, आप मेरी कसम ले लो, ये मेरी ही तस्वीर है। उन्होंने कहा, यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर इतने स्ट्रांग कैसे हो? तुमने मेरी हालत खराब कर दी है, अब कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, भैया मैं भला क्या कर सकता हूँ? वो बोली, तुम जल्दी से ऊपर आओ, सीढ़ियों के पास। मैंने कहा, बाजी ऊपर कैसे आऊँ? कोई देख ना ले। भैया ने मुझे आश्वासन दिया, कोई नहीं देखेगा, पापा ड्यूटी पर हैं, मम्मी दवाई खाकर गहरी नींद में है और मेरी छोटी बहन बेड पर सो रही है, बस जल्दी आ जाओ। खुशी से पागल होते हुए मैं दबे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हमारे घर में एक मेन सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी और हमारा दरवाजा और बाजी का दरवाजा अलग अलग था। मैं चुपचाप अपने गेट से होता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचा। ऊपर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और बाजी गेट के पीछे खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया और स्टोर रूम की तरफ जाने को कहा। मैं वहां पहुंचा और उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में बाजी भी आ गई और उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। स्टोर रूम छोटा सा था, सामान से भरा हुआ, बैठने की जगह कम थी, इसलिए मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया। बाजी ने पास आकर कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? मैंने कहा, हाँ बाजी, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला और बाजी की मम्मी अंदर आ गयी। हमें इस हालत में देखकर मैं फौरन भागा और अपने पोर्शन में आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल था कि अगर बाजी के पिता को पता चला तो क्या होगा। उन्होंने तो मुझे कभी माफ नहीं करना था और हमारी जिंदगी तबाह हो सकती थी। सच है, जब आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। खैर, वो रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह होते ही मैं बिना नाश्ता किए दुकान पर चला गया। दिन भर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। शाम को जब मैं घर लौटा तो पापा और मम्मी बहुत गुस्से में थे। पहले तो उन्होंने मुझे डांटा, फिर पूछने लगे कि ये सब कब से चल रहा है। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। इसके बाद जो बात उन्होंने मेरे सामने रखी उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मम्मी ने बताया कि नंदिनी की अम्मी आई थी। उन्होंने रात को जो देखा था पहले उसका जिक्र किया, फिर कहा कि हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं, या फिर मुझे नंदिनी से शादी करनी होगी। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया। मैंने बाजी से शादी करने की हामी भर दी, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 6 साल ही बड़ी थी और हमारे घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि हम कहीं और जाकर नए सिरे से बस पाते। हालांकि मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा कि इस शादी के लिए नंदिनी की रजामंदी भी जरूरी है, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा और हम लोग शहर छोड़ देंगे।
जब नंदिनी से पूछा गया तो उन्होंने भी इस शादी के लिए सहमति दे दी और फिर हमारी शादी हो गई। हालांकि जो गलती हमने की थी उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि अंकल मनोज और आंटी ने सही समय पर समझदारी से काम लिया और सही फैसला किया। उन्होंने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जो हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।